तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे फोकस के बारे में, किसी कर्व सरफेस के फोकस के बारे में। तो देखने में तो बहुत छोटा पॉइंट लगता है। आप लोग ऑलरेडी 10th में इसको डिफाइन कर चुके थे फोकस को। तो क्या था फोकस जो आपने 10th में डिफाइन करा था? आपको कैसे याद है? आपको यही तो याद है कि अगर मैं एक सरफेस लेता हूँ कॉनकेव मिरर, मान लो मैंने ले लिया, तो फोकस आपने कैसे डिफाइन करा था? ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो फोकस हम लोगों ने ऐसे डिफाइन करा था कि जो पैरेलल लाइट रे आती हैं वो आके टकरा के कहाँ मिलती हैं? जाके जिस पॉइंट पर मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ऐसे तो डिफाइन करा था, है ना? या तो एक्चुअल में मिले या मिलती हुई अपीयर हो। जैसे कॉन्वेक्स के केस में क्या था कि कॉन्वेक्स के केस में अगर आप पैरेलल लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे, है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होंगी। ऐसे करके मान लो रिफ्लेक्ट हो गई, तो जिस पॉइंट से आप रिफ्लेक्ट हुई है तो इनको पीछे की तरफ मिलाना पड़ेगा, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया? जाके इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस। ओके, तो ऐसा आप लोग 10th में पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, ये बात मैंने 10th में पढ़ी थी। अब अगर आप ये बात 10th में पढ़ चुके हो, ये सेंटर है, ये फोकस है, ये पोल है ना, पोल से फोकस के बीच की जो दूरी है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? r/2। ये डिस्टेंस भी क्या होती है? r/2। अगर बेटा आप ये बात पढ़ चुके हैं, आपको ये क्वेश्चन आता है, ये समझ आता है, तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत आसान और इनोसेंट सा क्वेश्चन है मेरा। मेरा क्वेश्चन ये है कि वी हैव अ कॉनकेव मिरर, ओके, और ये हमारा इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका सेंटर है। फोकस कहाँ होता है, क्या होता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने बोला कि इस पर एक लाइट रे आती है ऐसे और आकर इस पर टकराती है, पैरेलल है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर टकराती है, और ये काफी अच्छी खासी हाइट से आ रही है। मान लो ये हाइट हमारी इसके फोकल लेंथ के बराबर ही हाइट है, ये ऊंचाई जो इसकी है ना, वो काफी ऊंचाई है, उससे आकर ये लाइट रे आकर गिर रही है। तो मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो पैरेलल लाइट रे ऐसे करके आके गिरी, फिर टकराने के बाद कहाँ जाएगी? तो बहुत सिंपल है सर, आप ही ने अभी बताया और मैंने 10th में पढ़ा भी है कि जो पैरेलल लाइट रे है वो टकरा के आएगी और आने के बाद कहाँ जाएगी? जिस पॉइंट से गुजरेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थोड़ा इसको और पीछे से बना दूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट फोकस। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये फोकस है, तो आप गलत सोच रहे हैं, और ऐसा अगर कोई बता रहा है तो गलत बता रहा है। फोकस की जो डेफिनेशन है वो ये है ही नहीं जो पैरेलल लाइट रे आए वो टकरा के आके फोकस पे मिले, नहीं। अगर आप उसकी डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो तो उसमें टर्मोलॉजी यूज हुए हैं, पैरा एक्सियल टर्मोलॉजी एक यूज हुआ है, या अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे तो ऐसे यूज करा गया कि द ऑल पैरा एक्सियल लाइट रेज, जो कि पैरा एक्सियल का क्या मतलब है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस, एंड विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो जो वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो टकराने के बाद जहां मिलेंगी उसको फोकस कहेंगे। हर आने वाली लाइट रे टकरा के फोकस पे जाएगी, ये ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? मैं इसको क्लियर करता हूं, देखो जरा। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। नीचे वाला फिगर देखो आप लोग, और सोचो इस कॉनकेव मिरर पर दो लाइट रे में गिरा रहा हूं, ये इसका सेंटर होगा, ठीक है। एक लाइट रे मैं ऊपर से एकदम टॉप से गिरा रहा हूं, ये देखो, और एक लाइट रे वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। दोनों लाइट रे पैरेलल है। अब दोनों लाइट रे के आप इंसिडेंट एंगल बताइए। इंसिडेंट एंगल कैसे बताते हैं? नॉर्मल लाइन खींचते हैं, और कर्व सरफेस पर नॉर्मल कहां से होगा? सेंटर से। तो इस पे आप नॉर्मल डालिए, इस पे आप नॉर्मल खींचिए, पहले वाली रे पे नॉर्मल खींचिए, और दूसरी वाली रे के लिए नॉर्मल खींचिए। दूसरी वाली रे के लिए नॉर्मल खींच रहा हूं मैं, देखिए जरा। क्या दोनों में ये नॉर्मल n1 है, ये नॉर्मल n2 है, क्या दोनों में इंसिडेंट एंगल सेम है? नहीं है ना। तो दोनों के रिफ्लेक्टेड एंगल भी अलग होंगे, है ना, दोनों के एंगल भी अलग होंगे। आप इमेजिन करिए, ऊपर वाले का एंगल बड़ा है, नीचे वाले का एंगल छोटा है, ये दोनों लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक जगह कैसे मिलेंगी? एक जगह कैसे मिलेंगी? आप सोचिए इस चीज को। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो लाइट रे है ना हमारी, ये वाली जो क्लोज है, वो कहीं ऐसे जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद में, और ये जो बड़ा एंगल बनाएगी हो सकता है वो कहीं ऐसे जाए, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। और आप भी देखो ना, जो लाइट रे यहां टकराई हो तो पहले ही टकरा गई, और ये जो बाद में टकरा रही हो तो ज्यादा दूर जाके टकराई। तो किसी मिरर में सारी जो पैरेलल आ रही हैं वो आके कैसे एक जगह मिल जाएंगी? एक जगह नहीं मिलती वो। इसको मैथमेटिकली भी मैं अभी आपको प्रूफ करा दूंगा। तो ये बात आप पहले क्लियर कर लीजिए कि फोकस क्या है। फोकस है, कैसे डिफाइन किया गया स्पेशली फोकस को? फोकस को डिफाइन किया गया कि जो पैरेलल लाइट रे आ रही हैं, कौन सी पैरेलल? विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, विच मेक्स वेरी स्मॉल एंगल।
अगर बहुत क्लोज होंगी तो इंसिडेंट एंगल बहुत स्मॉल होगा। वो आकर जहां पर मिलेंगी उसको फोकस डिफाइन किया गया है, उस पॉइंट को फोकस डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये बात तो पहले आप दिमाग में बिठा लीजिए कि उसको हमने फोकस डिफाइन करा। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है एम्स में, 2005 में इस पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं। अब अगर कोई बच्चा मैथमेटिकल प्रूफ मानता है कि नहीं सर हम नहीं मानेंगे, हमने तो वही पढ़ा था 10th वाला ही, आप जबरदस्ती कर रहे हो, तो मैं उसको मैथमेटिकल प्रूफ भी दे सकता हूँ। कैसे, जरा देखो, मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ देखो। मान लो मुझे नहीं पता कि फोकस क्या होता है, कहाँ होता है। ठीक है, तो ये टकराने के बाद मान लो कहीं और दूसरी जगह, कहीं मान लो ये इंसिडेंट लाइट रे जो थी वो टकराने के बाद, सॉरी इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ, यहाँ पे कहीं आके ये टकरा गई। इस पॉइंट का नाम दे देते क्यू। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहीं क्यू पे टकरा गई। नॉर्मल लाइन खींच लेते हैं इस पे, ये नॉर्मल लाइन रहेगी हमारी। ओके, थोड़ा सा देख लें इसको, ये नॉर्मल लाइन होगी हमारी। ये देखिए नॉर्मल लाइन क्या होती है, सरफेस से 90 डिग्री पर, रेडियस से जो आप खींचते हो ना, ये ये क्या होती है, आपकी नॉर्मल लाइन होती है। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं सर, इतनी बात तो मान ली आपकी हमने। अब थोड़ी सी मैथ देखो आप, बस थोड़ी सी मैथ है, ज्यादा नहीं है। ये हमारा इंसिडेंट एंगल है, मान लो ये थीटा है, तो जितना इंसिडेंट एंगल होता है क्या उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है? यस सर बिल्कुल। तो क्या ये एंगल भी थीटा ही होगा? हाँ सर, ये एंगल भी हमारा थीटा ही होगा। अगर आप ध्यान से देखो ऐसे करके, तो अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा ही होता है? इंटरनल एंगल आप देखते हो ना, अल्टरनेट एंगल है, ये प्रॉपर्टीज होती है, तो उसके हिसाब से ये एंगल भी कितना बनेगा जाके, थीटा ही बनेगा जाके। बनेगा या नहीं बनेगा बोलो? बिल्कुल सर, ये बात भी आपकी सही है, थीटा ही एंगल बनेगा ये। अच्छा ये एंगल कितना बनेगा बताओ जरा, ये एंगल कितना बनेगा? ये अल्टरनेट के हिसाब से अगर देखोगे तो ऊपर कितना बन रहा है, 2 थीटा, तो ये बनेगा हमारा 2 थीटा। ठीक है सर, इस पॉइंट को नाम क्या देते हैं हम, पी। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब नाम दे देते हैं कुछ और, इसका नाम दे देते हैं एम। इतना फिगर बनाने में अगर किसी को कोई परेशानी हो तो बताए मुझे। मैंने पैरेलल लाइट रे को टकरा के क्यू पे लाके मिला दिया। ठीक है, और मैंने कोई नया काम नहीं किया है, और मैंने नॉर्मल खींचा है, बस एंगल वेंगल लिखे हैं। ठीक है, इस फिगर में से आप एक फिगर को बाहर निकाल लें। कौन से फिगर को बाहर निकालें, देखें जरा। ये एक आर्म जा रही है, ये ऐसे आ रही है। ठीक है, ऐसे करके इसको थोड़ा और, थोड़ा सा भी ड्राइंग की उतनी प्रैक्टिस नहीं है यहाँ इसमें। ठीक है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं। ऐसे इसको मैंने बाहर निकाल दिया, इसका नाम है CMQ। ये देखो, ये जो इसमें CMQ ट्रायंगल बन रहा था ना, उसको मैंने बाहर अलग से बना दिया। इसका एंगल बताओ चलो, ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। दिख रहा है आपको? दो एंगल सेम है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर दो एंगल सेम है हमारे, और मैं आपसे बोलूं कि इस पॉइंट से मैं इस पे एक परपेंडिकुलर डालूं, देखो जरा, क्यू पॉइंट से अगर मैं इस वाली CM आर्म पे परपेंडिकुलर डालूं, तो क्या इसको बाइसेक्ट कर देगा ये? बिल्कुल सर, बाइसेक्ट कर देगा, प्रॉपर्टीज होती है ट्रायंगल की। अच्छा CM टोटल लेंथ है कितनी? अगर CM की टोटल लेंथ की बात करूं तो क्या R है वो टोटल लेंथ? बिल्कुल सर, R है। तो मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो ये लेंथ कितनी होगी बताइए जरा। ये लेंथ होगी हमारी R/2। बोलिए, यही तो लेंथ होगी R/2। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई, इतनी बात से हमें कोई परहेज नहीं है। अब जरा आप इस ट्रायंगल को देखो, और इस ट्रायंगल में cos थीटा लगा दो। क्या लगा दो? cos थीटा। तो बताओ जरा, इस ट्रायंगल में cos थीटा किसके बराबर होगा? cos थीटा होगा बेस कितना, R/2 अपॉन हाइपोटेनस कितना है इसका, CQ। तो क्या मैं CQ इज इक्वल टू cos थीटा, CQ इज इक्वल टू क्या बनेगा, वेट, ये बनेगा CQ इज इक्वल टू R/2 cos थीटा, ये बनेगा। ये CQ लेंथ मैंने कैसे निकाली, क्या ये बात सभी को समझ आ गई है? ठीक है, अगर ये बात समझ आ गई तो इस पे आप इस पे भी नॉर्मल खींच सकते हैं ऐसे करके, ये नॉर्मल है, ये n है। ठीक है, तो मैं ये वाला फिगर मिटा दे रहा हूँ, समझाने के लिए आपको बनाया था मैंने नीचे वाला फिगर। ये बात सर हमको समझ में आ गई। अब मैं आपको दो केसेस लेकर इसको और क्लियर करता हूँ। कौन कौन से दो केसेस हैं देखो जरा। ये सबसे पहले, अगर मैं आपसे कहूं कि थीटा बहुत छोटा है, मान लो इसी केस में थीटा बहुत छोटा है। थीटा छोटा कब होगा? जब जो इंसिडेंट लाइट रे हुई ना बहुत क्लोज हो जाएगी, तो थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा वेरी स्मॉल मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो, बहुत छोटा। तो अगर थीटा अप्रोक्सीमेटली जीरो होगा, तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। कॉस जीरो की वैल्यू होती है, तो कॉस थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। तो सी क्यू किसके बराबर होगा? सी क्यू होगा R/2।
2 के बराबर। तो r/2 क्या होता है? r/2 क्या होता है? फोकल लेंथ के बराबर होता है ना? तो इसलिए ये लेंथ, ये क्यू पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा उस केस में? हमारा क्यू पॉइंट किसके बराबर बनेगा? f, फोकस आ जाएगा उस पॉइंट पे। तो आप देख रहे हैं इसमें अगर एंगल छोटा है तो लाइट रे रिफ्लेक्ट होके कहां मिल रही है? फोकस पे मिलेगी। लेकिन अगर एंगल बड़ा है, इफ थीटा इज इंक्रीज्ड, है ना, अगर हमारा थीटा बड़ा है, यहाँ पे अगर मैं थीटा को इंक्रीज कर दूं, बढ़ा दूं, ठीक है, अगर हमारा थीटा इंक्रीज हो जाएगा तो उस केस में कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और अगर कॉस थीटा डिक्रीज हो जाएगा तो फार्मूले को देखिए आप, तो जो सी क्यू की वैल्यू है वो वैल्यू हमारी क्या कर जाएगी? इंक्रीज, है ना? सी क्यू की वैल्यू क्या कर जाएगी? इंक्रीज। अब सी क्यू की वैल्यू इस केस में क्या थी? जरा इसका देखो, इस केस में फिगर क्या था? थोड़ा छोटा सा फिगर बना रहा हूँ साइड में, देखो ये क्यू है, ये सी है ना? पहले ये वैल्यू कितनी थी? एफ के बराबर थी, इसका मतलब बहुत क्लोज एंगल था और ये ऐसे करके आ रहा था, ऐसे ही तो था ना पहले। तो क्यू पहले कहाँ था? ये पहले फोकल लेंथ के बराबर था। अब सी क्यू इंक्रीज कर गया तो क्यू पॉइंट सी तो बदलेगा नहीं, तो इसका मतलब क्यू पॉइंट और इधर शिफ्ट हो गया। और क्यू पॉइंट कौन सा है? जहां लाइट रे मिलती आके। तो डेफिनेटली अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? बताएं आपको क्या होगा? देखो जरा, ये सी और क्यू और बढ़ गया। क्यू और बढ़ जाने का मतलब समझ रहे हो? अगर एंगल बड़ा हो गया तो क्यू मतलब और बढ़ गया, तो मतलब क्यू इधर और आ गया, ठीक है। और यहां से भी और शिफ्ट हो गया क्यू इधर। और इस पहले वाले केस में क्यू किसके बराबर था? फोकस के बराबर था, तो इसका मतलब फोकस से उधर निकल गया क्यू और। तो आप बात को समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? यही तो मैंने आपको बताया था पहले कि अगर एंगल छोटा होगा तो फोकस पर मिलेगा। कितना छोटा? अप्रोक्सीमेटली टेंस टू जीरो, 5 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री तो मान लेना, ठीक है, जीरो मान के आप कर सकते हो। 30 डिग्री है, 37 डिग्री है, 60 डिग्री है, नहीं, वहां फोकस पे नहीं मिलेगा। आप चाहो तो क्वेश्चन बना के कर लो आप लोग, ठीक है, वहां फोकस पे नहीं मिलेगा। वहां कहाँ मिलेगा? फोकस से पहले ही मिल जाएगा, क्योंकि सीक्यू बढ़ेगा। सीक्यू जब एंगल छोटा होता है तो सीक्यू किसके बराबर होता है? r/2 के बराबर। और जब एंगल बढ़ेगा तो सीक्यू बढ़ेगा, तो ये क्यू पॉइंट और इधर जाएगा, तो फोकस से और इधर जाएगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? ये है हमारा। तो आप चाहो तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। मैं स्क्रीन को मिटा दे रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये ऐसे आप याद रखो कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, और अगर हमारी लाइट रे कहीं दूर से ऊपर से, है ना, क्लोज टू एक्सिस नहीं है, तो ये लाइट रे हमारी फोकस से पहले ही मुड़ जाएगी, ऐसे आ जाएगी कहीं पे, ठीक है। और अगर क्लोज है, जो और मान लो मैं इसमें क्लोज लाइट रे बनाता हूँ, जितना एंगल छोटा होता जाएगा उतनी लाइट रे हमारी किधर की तरफ जाती जाएगी? फोकस की तरफ। क्यू पॉइंट उतना ही हमारा फोकस की तरफ जाता जाएगा। और बहुत छोटा हो जाएगा, टेंस टू जीरो, तो लाइट रे कहाँ जाएगी? फोकस पे। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फोकस। फोकस को 10th की तरह याद नहीं करना है। अब आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, 12th में हो, तो आपको समझना है कि एग्जैक्टली फोकस क्या होता है। आप चाहे तो आप एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपको फील आ जाएगा। क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप उसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलो, हिंट में दे दूंगा, बाद बाकी आप लोग आंसर कमेंट में कर देना, ओके। चलो, ये कॉनकेव मिरर है, इसका सेंटर होगा, ठीक है, इसका फोकस होगा। फोकस थोड़ा ना, फोकस तो डिफाइन होता है, तो फिक्स पॉइंट होगा। अब मैंने बोला कि इस पे एक लाइट रे आई और पैरेलल आई, ऐसे करके काफी ऊंचाई पे आई और ऐसे पैरेलल आई, ठीक है। तो उसका कुछ ना कुछ इंसिडेंट एंगल होगा। मान लो उसका इंसिडेंट एंगल बेटा था यहाँ पर हमारा, वो गिवन था थीटा। कितना गिवन था? थीटा, ठीक है सर। ये इंसिडेंट एंगल काफी बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला कि इंसिडेंट एंगल हमारा थोड़ा लार्ज है, ठीक है। अब इंसिडेंट एंगल लार्ज है तो इसका मतलब रिफ्लेक्ट होकर लाइट रे पोल और फोकस के बीच में ही कहीं जाएगी, यहीं कहीं आएगी लाइट रे रिफ्लेक्ट होके, यही तो मतलब है इसका। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर रिफ्लेक्टेड लाइट रे इतना पीछे चली गई कि पोल से ही गुजर रही है, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट रे पासेस थ्रू द पोल, कहां आ गई? वो पोल पे आ गई है। ये क्वेश्चन ने बोला कि थीटा इज सफिशिएंटली लार्ज एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट रे पासेस थ्रू द पी पॉइंट। ये क्वेश्चन ने बोला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, ये आपको बताना क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग ट्राई करिए इसको खुद से, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोशिश करते रहें। मैं हिंट दे देता हूं आपको, ठीक है, थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूं, देख लो। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, क्यों बेटा? ये थीटा तो ये भी थीटा ही होगा, समझ रहे ना? और आप ट्रायंगल निकाल लो इसमें, इसका नाम दे दो, तो कुछ नाम दे दो एम, CMP ट्रायंगल आप देख लो, ठीक है। CMP अगर आप ट्रायंगल देखोगे ना,
तो ऐसे करके कुछ होगा, ये ट्रायंगल ऐसे ऐसे करके होगा, ये सी, ये पी और ये एम, ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी हमारा थीटा है। एक चीज और देखो, सीएम और सीपी क्या दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं? इसका मतलब दोनों बराबर है, तो दो रेड साइड बराबर हो गए तो दो एंगल बराबर है हमारे, है ना। तो आप ट्राई कर लीजिएगा और आंसर बता दीजिए मुझे कि थीटा का कितना होगा। ठीक है, आपको फील आ जाएगा कि थीटा इतना होगा तो कितना पीछे लाइट रे चली जाएगी। ओके, तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।